हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मार्केट यानी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जम के गिरा है। सेंसेक्स लगभग 780 पॉइंट और निफ्टी 50 264 पॉइंट नीचे गिरे हैं। ये पिछले 4 महीने में अभी तक का सर्वाधिक आप कह लीजिए कि हमने डिक्लाइन देखा है, फॉल देखा है। वैसे तो मैं आज वीडियो बनाने के मूड में था नहीं, परंतु आप में से कई मित्रों ने मुझे पर्सनली मैसेज भेजा, इतने परेशान हो गए वो कि मार्केट क्यों गिर रहा है, और उन्होंने कहा कि आप एक वीडियो बनाइए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, आज मार्केट गिरने का मुख्य कारण जो है वो है अमेरिका में एक सेनेटर है लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम ने एक बिल जो है वो मूव किया है, यानी प्लान किया है और ट्रंप को दिखाया है। उस बिल के हिसाब से जो भी कंट्री रशिया से ऑयल बाय करेगा उस कंट्री के ऊपर में 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। और यही भय ने जो है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को जम के नीचे गिराया कि कहीं इंडिया के ऊपर में 50% से टैरिफ बढ़ा के 500% तो नहीं कर दिया जाएगा। तो ये एक जो डर है उसके कारण आज का स्टॉक मार्केट जम के गिरा। तो आज का डिक्लाइन लिंडसे ग्राहम, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के नाम। परंतु दोस्तों, मैं जो एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, खास तौर पे और इसलिए दोस्तों ने कांटेक्ट किया, दर्शकों ने, आप लोगों ने कांटेक्ट किया, क्योंकि मेटल्स जिसके ऊपर में मैंने कल कार्यक्रम बनाया था कि मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं मेटल सेक्टर पे, मेटल्स में ही सबसे ज्यादा फॉल देखा गया। लगभग 3.25% के आसपास में मेटल इंडेक्स जो है वो डिक्लाइन हुआ, वो नीचे गिरा। तो लोगों ने मुझे कई फोन किए, आप दर्शकों ने पूछा कि भाई आप अभी भी मेटल्स पे बुलिश है क्या। दोस्तों, एक दिन दो दिन के फॉल से कोई भी सेंटिमेंट बुलिश या बेरिश ऐसे बनता नहीं है, चेंज नहीं होता। आप लोगों को भी ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। आप यदि मेटल के स्टॉक्स उठा के देखें, चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे वो हिंदुस्तान कॉपर हो, चाहे वो स्मॉल कैप शेयर्स हो, मनुष्या हो गया, या और कोई से भी आप शेयर्स के नाम लीजिए, आप देखेंगे कि ये स्टॉक्स जो है ये रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में काफी तेजी से बढ़े। 2-3 क्या, 1 महीने में, पिछले 1 महीने में काफी तेजी से ये बढ़े हैं। ना केवल अल्युमिनियम और कॉपर के स्टॉक जो मैंने हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर बोला, बल्कि ग्रेफाइट की भी स्टॉक्स, ग्रेफाइट इंडिया बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा है। आप कोई सी भी कमोडिटी उठा के देख लीजिए, इसके स्टॉक्स जो है वो काफी तेजी से बढ़े हैं पिछले 1 महीने में। तो आज ये जो 50% टैरिफ की बात हुई, उसी का बहाना लेके जो है आज ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ मेटल इंडेक्स, विच इज गुड फॉर मेटल इंडेक्स या मेटल स्टॉक्स के लिए। कोई भी चीज एक तरफा हमेशा ऊपर नहीं जाती है, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो एक दिन दो दिन के फॉल से घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे कि फिर मेटल्स सेक्टर जिसके ऊपर कल मैंने वीडियो बनाया है, आप बुलिश से बेरिश इस पे कब होंगे। देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको पहले तो क्लियर कर देना चाहता हूं। मेटल्स में लास्ट ईयर कौन से मतलब क्या ऊपर गया था? गोल्ड ऊपर गया था। इंडिया में गोल्ड माइनिंग कोई बड़ी ऐसी कंपनी है नहीं। फिर क्या ऊपर गया था? सिल्वर गया था। अगेन सिल्वर का कुछ इंडिया में कोई बहुत बड़ी कोई कंपनी है नहीं। फिर उसके बाद मैं आप देखिए अल्मुनियम है, तो ऑफकोर्स अल्मुनियम में वेदांता है, बट इंडिया अल्मुनियम उतना ही बनाता है जितना इंडिया कंज्यूम कर लेता है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे ऊपर में एक्सपोर्ट टैरिफ लगे तो। फिर क्या ऊपर गया? कॉपर गया। कॉपर यदि आप देखें तो कॉपर में इंडिया डेफिसिट में है। उल्टा 2025 से लेके 2030 तक ऐसा अंदेशा लगा रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, कि हर साल 7% से भारत का कॉपर रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, हर साल 7% से। तो ये कहां से आएगा? इंडिया ऑलरेडी डेफिसिट में है। डेफिसिट का मतलब इंडिया में कॉपर का प्रोडक्शन सॉरी ज्यादा नहीं होता है। जितना जितना डिमांड है इंडिया में कॉपर का, उससे कम इंडिया कॉपर प्रोड्यूस करता है। तो जब तक कॉपर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तब तक इंडिया की कॉपर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। यही कारण है कि हिंदुस्तान कॉपर ने पिछले एक दो हफ्ते में ऑल टाइम मतलब ऑल टाइम हाई भी मारा, 52 वीक
हाई भी लगाया उसने, 10% अपने 52 वीक हाई से डाउन है हिंदुस्तान कॉपर। तो ऐसे कॉपर के प्राइसेस तो 10% डाउन नहीं हुए, तो ये जो 8 से 10% डाउन हुआ है ये अच्छा है। स्टॉक ऐसी बिहेव करता है, स्टॉक एक तरफा ऐसे ऊपर नहीं जाता है। तो ये आप लोग को समझना चाहिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि एक दिन, 2 दिन या 3 दिन मेटल इंडेक्स गिर गया या मेटल गिर गया, आपको लॉन्ग टर्म देखना है। लॉन्ग टर्म में कॉपर और अल्मुनियम बहुत ज्यादा बुलिश मुझे दिख रहे हैं। पूरा का पूरा मेटल सेक्टर जो है, मेटल एंड माइनिंग, इसके ऊपर मैं बुलिश हूं। दोस्तों, आपको मैं फार्मा का एग्जांपल देता हूं। देखिए क्या है, अभी डर किसका है? अमेरिका का। इंडिया अगर अमेरिका को सबसे ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करता है, जो लिस्टेड कंपनीज में दिखता है, वो है पहला टेक्सटाइल और दूसरा है फार्मा। अमेरिका का अगर आप कह लीजिए कि टोटल इंपोर्ट फार्मा का यदि हम देखें तो वो है 212 बिलियन डॉलर। 2024 में जो अमेरिका ने फार्मा टोटल इंपोर्ट किया था, दैट वाज 212 बिलियन डॉलर। इंडिया ने इसमें से मात्र 8.7 बिलियन डॉलर जो है वही फार्मा एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को, यानी लगभग 4% के आसपास, 4.25% के आसपास में आएगा। तो कोई इंडिया ऐसा बहुत बड़ा फार्मा का एक्सपोर्टर नहीं है अमेरिका को। इंडिया, हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 85 बिलियन डॉलर का हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था और 45 बिलियन डॉलर का हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया था। तो टोटल ट्रेड हमारा 130 बिलियन डॉलर के आसपास में हुआ और हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस जो है वो अमेरिका के साथ में ही है। तो अमेरिका को यदि हम प्रोडक्ट सेल करना, मतलब वहां जाना कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, मतलब हम ऑलरेडी ट्रेड में डेफिसिट में है, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो और ये अगर ऐसा हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट अमाउंट कम हो जाए तो हमारे इंडियन करेंसी के ऊपर में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट से ज्यादा जो है वो करेंसी जो है, करेंसी के ऊपर में इंपैक्ट होता हुआ मुझे आने वाले दिनों में दिख रहा है। यदि इंडिया के ऊपर में 500% टैरिफ लगा तो इंडिया की करेंसी रुपी जम के वीक होगी। वैसी 2025 में इंडिया की करेंसी जो है, वर्ल्ड की जितने भी बड़े नेशंस हैं, इन सारे बड़े नेशंस में सबसे कम, मतलब आप कह लीजिए बुरा जो है वो परफॉर्मेंस इंडियन रुपी ने किया है। तो करेंसी मार्केट पहला जो है उसके ऊपर में अटैक होगा। परंतु करेंसी के ऊपर में यदि अटैक होता है तो इंडिया के वो सारे सेक्टर्स के लिए अच्छा है जहां पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और इसमें बहुत बड़ा एक बेनिफिशियरी उभर के आएगा फार्मा सेक्टर। फार्मा में आप ये देखिए कि इंडिया का टोटल जो फार्मा मार्केट है वो 50 बिलियन डॉलर का है। 50 बिलियन डॉलर में 27 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं और 23 बिलियन डॉलर हम देश के अंदर ही कंज्यूम करते हैं। तो 27 बिलियन डॉलर में 9 बिलियन डॉलर लगभग सिर्फ अमेरिका को देते हैं। तो यदि मान लीजिए अमेरिका ने हमारे ऊपर में टैरिफ लगाया भी, तो हमारा क्या होगा? अमेरिका को जो फार्मा जा रहा है, मेडिसिन जा रहा है, वो कम हो जाएगा। परंतु एट द सेम टाइम हमारी करेंसी भी गिरेगी, और करेंसी गिरेगी तो हम अमेरिका को नहीं करेंगे, हम किसी और राष्ट्र को करेंगे एक्सपोर्ट। तो इंडियन फार्मा कंपनी को तो फायदा ही होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर में तो वो रुपी में ही अपना जो भी माल बेचा है वो कन्वर्ट करके रुपी में ही लेके आती है। तो रुपी टर्म्स में जो है वो हमें ज्यादा दिखेगा कि भाई इसका रेवेन्यू ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। परंतु ये उसी टाइम ये सक्सेसफुल होगा थीसिस जब इंडिया रिप्लेसमेंट ढूंढ ले अमेरिका का, यानी इंडियन फार्मा कंपनीज को अमेरिका का रिप्लेसमेंट को दूसरा मार्केट मिल जाए, तब फायदे के चांसेस है। और जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप सुधर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज अनाउंसमेंट किया सरकार ने कि अब चाइनीज जो बीटीजी कंपनीज है, बॉयलर टरबाइन जनरेटर बनाने वाली कंपनीज, वो पहले इंडिया में पावर प्रोजेक्ट्स में टेंडर में उनको इनविटेशन नहीं था, परंतु आज इंडिया ने अलाउ कर दिया है। तो यदि इंडिया अपने बीटीजी बॉयलर टरबाइन जनरेटर के लिए मार्केट खोल रहा है, तो जाहिर सी बात है चाइना
जो इंडिया को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई, जो रॉ मटेरियल रहता है दवाइयां बनाने का, यदि वो इंडिया को रॉ मटेरियल दवाइयां बनाने का भेजता है, तो इंडिया अगर फिनिश प्रोडक्ट बना के भेजे तो चाइना हो सकता है, मतलब अमेरिका का मार्केट बंद हो तो हो सकता है कि चाइना का द्वार हमारे लिए खुल सकता है, क्योंकि हम भी चाइना के लिए बीटीजी इक्विपमेंट का द्वार जो है वो खोल रहे हैं, अपना मार्केट खोल रहे हैं। वहां की जो बॉयलर टरबाइन जनरेटर बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो अब इंडिया के टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो रिप्लेसमेंट यदि मिला, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तो एक तरीके से ये इंडिया के लिए अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट से अर्निंग कमाती हैं। एक्सपोर्ट वो डॉलर में करती है इंडिया में, पर जब पैसा लेके आती है तो रुपी में कन्वर्ट करती है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपी कमजोर हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, बट एक लिमिटेड अमाउंट में कमजोर हुआ, तो इंडिया के लिए, इंडिया की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए अच्छा ही है। अब इंडिया में एक्सपोर्ट कौन सी कंपनीज करती है? रिलायंस इंडस्ट्री, जाहिर सी बात है, बहुत सारे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। फार्मा की सारी कंपनीज करती है। आईटी की तो 60% रेवेन्यू जो है वो इंडियन मार्केट के बाहर से जो है, स्पेशली वेस्टर्न मार्केट से आता है। विप्रो हो गया, एचसीएल टेक हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, तो ये बहुत ज्यादा वेस्टर्न मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये निफ्टी 50 के कंपोजिशन में भी इनका वेट बहुत ज्यादा है। तो शुरुआती दिन में मार्केट गिर सकता है, टैरिफ यदि लगता है तो उसके ऊपर में भयानक रूप से रिएक्ट कर सकता है, परंतु वो टाइम जो है वो अच्छा है अपने लिए कि अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट हुई है। अब मैं वापस आता हूं मेटल्स के ऊपर में। मेटल्स में दोस्तों स्टील हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील इंडिया बहुत बनाता है। तो यदि रुपी वीक हुआ, बट स्टील हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? हमारे लिए थोड़ा बहुत मार्केट खुला है आपके यूरोप में, और अमेरिका तो ना के बराबर लेता है। गल्फ रीजन में हम बहुत ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यूएई, उसको हम बहुत ज्यादा स्टील देते हैं। गल्फ की कंट्रीज हमसे स्टील लेती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में चाइना ने पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है, तो कोई बहुत ज्यादा इंडिया के लिए ऑप्शन नहीं है, बट हो सकता है कि वहां भी मार्केट थोड़ा खुल जाए, तो स्टील सेक्टर को फायदा हो सकता है। हालांकि वर्ल्ड में स्टील का ग्लट है, स्टील का मतलब स्टील ज्यादा है डिमांड के मुकाबले, क्योंकि चाइनीज कंपनीज बहुत सारी इन्वेंट्रीज के ऊपर में बैठी हुई है। वहां का रियल एस्टेट पूरा का पूरा घुस गया है, नीचे आ गया है। अब ज्यादा बिल्डिंग्स बन नहीं रही है, घर बन नहीं रहे, इसलिए स्टील का कंजम्पशन कम हो रहा है। तो चाइनीज कंपनीज, स्टील कंपनीज जो स्टील बना के बैठी है, वो औने पौने दाम पे विश्व में अपना स्टील बेच रही है। तो ये हुई स्टील की बात। पर बाकी के जो मेटल्स हैं, बाकी के मेटल्स में बहुत ज्यादा मैं स्कोप देख रहा हूं। आप ये पूछ रहे हो कि मेटल्स में इंडिया, मतलब मैं कब बुलिश से बेयरिश होऊंगा? मेटल्स में बेयरिश तभी होऊंगा, उसके दो चीजें हैं। मैंने जो थीसिस आपको दिया था वो स्केर्सिटी के ऊपर में था, कि कैसे कॉपर का वर्ल्ड ओवर डेफिसिट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कॉपर का टोटल प्रोडक्शन 25 मिलियन टन के आसपास में है सालाना, जबकि ये कंजम्पशन जो है इसका 27-28 मिलियन टन के आसपास में है। तो हम ऑलरेडी डेफिसिट में चले गए। 2026, 2027, 2028 हम डेफिसिट में रहेंगे कॉपर के। एल्युमिनियम जो है वो 70 से 75 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, पर उससे ज्यादा अब ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2026 और 2027 में जो है यूसेज होगा, ठीक है, एल्युमिनियम का। तो वहां भी हम डेफिसिट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मैं बेयरिश तब होऊंगा, ये स्केर्सिटी पे मैंने अपना थीसिस दिया था। दूसरा थीसिस बुलिश होने का मेटल्स के ऊपर में रीजन ये था कि डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है इस साल यानी पिछला साल 2025 में डॉलर इंडेक्स जो है 9% डिक्लाइन हुआ है। वर्ल्ड की जो मेजर करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट में 8 से 9% का जो है वो डॉलर में हमने गिरावट देखी है। इतनी इस तरीके की गिरावट यूजुअली होती नहीं है। 1985 में जब प्लाजा अकॉर्ड साइन किया था अमेरिका ने, विश्व की दूसरी उस टाइम में एक्सपोर्टिंग और अमेरिका के मेन ट्रेड पार्टनर्स जो कंट्रीज थी, सबसे मेजर जापान था, वेस्ट जर्मनी था, ब्रिटेन था। इसके साथ में प्लाजा अकॉर्ड जो है वो अमेरिका ने 1985 में साइन किया था। उस साल जो है 9%, 1985 में साइन किया था, और 9% जो है डॉलर वीक हुआ था।
ये मेजर करेंसीज के अगेंस्ट में कौन कौन सी, पाउंड, येन, और उस टाइम में जर्मनी की करेंसी मार्क हुआ करती थी, डॉइचे मार्क, अभी तो यूरो है। तो ये तीनों करेंसी और स्विस फ्रैंक, इसके भी अगेंस्ट में वीक हुआ था, यानी जितनी भी मेजर करेंसीज है सबके अगेंस्ट में वीक हुआ था। और जब डॉलर वीक हुआ था तो S&P 500 ने 1986 में 17 से 18% का रिटर्न दिया था, और उसी साल मेटल्स के भी प्राइसेस जो हैं वो बढ़े थे। तो एक रीजन, मैं क्यों ये सारी जो है गड़े मुर्दे आपको बता रहा हूं, एक रीजन कि कब मैं मेटल्स में बेरिश होऊंगा, वो तब जब डॉलर वीक होने के बदले मजबूत होना शुरू हो जाए। और इंडिया की रूपी के अगेंस्ट में नहीं भाई, इंडिया का रूपी कहीं स्टैंड नहीं करता, हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो डॉलर किसके अगेंस्ट में वीक होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, डॉलर स्ट्रांग होना चाहिए मेजर करेंसीज जो है, येन हो गया, स्टर्लिंग पाउंड हो गया, ब्रिटेन की जो करेंसी है, यूरो हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया, इनके मुकाबले यदि डॉलर स्ट्रांग होगा, यानी डॉलर इंडेक्स यदि स्ट्रांग होगा, तो वो बुरी खबर होगी मेटल्स के लिए। ठीक है, इस साल यानी पिछले साल 2025 में गिरा है डॉलर इंडेक्स, जो मेटल्स के लिए बहुत ही, आप ये कह लीजिए कि बहुत ही अच्छा सुटेबल कंडीशन जो है उसने जनरेट किया। साथ ही स्केर्सिटी भी थी, स्केर्सिटी यानी कमी भी थी। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली कई माइंस बंद हो रही है, अल्युमिनियम, कॉपर, इन सब की। तो उसके कारण से जो है बहुत ज्यादा मेटल्स में तेजी आई। नवंबर दिसंबर में रेयर अर्थ मेटल्स में तेजी आई, क्योंकि चाइना ने उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है एक्सपोर्ट के ऊपर में। आपको मालूम है कि रेयर अर्थ मेटल में 90% जो सप्लाई चेन है वो चाइना के पास में है। मैं ये चाइना के सप्लाई चेन पे कल या परसों 2-3 दिन में एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वो रहेगा। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाऊंगा, परंतु आज चूंकि इतने फोन आ गए कि भाई अब आपका स्टैंड क्या है, आप क्या अभी भी मेटल्स पे बुलिश हो क्या, तो मैंने सोचा एक अपना मैं व्यू क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं एक एक आदमी को तो मैसेज का रिप्लाई दे नहीं सकता दोस्तों, मेरे पास में बहुत काम रहते हैं। आप लोग बुरा मान जाते हैं यदि मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दूं, या मैं आपको लिख के दे दूं कि आप प्रोग्राम देखो। आप समझिए 150-200 यदि मेरे को लोग मैसेज करेंगे तो मैं सबके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरा प्रोग्राम देख लीजिए, आपको उसमें मेरा व्यू पता चल जाएगा। और कृपया करके पर्सनल मैसेजेस बहुत ज्यादा ना भेजें, क्योंकि मैं फिर रिप्लाई नहीं करूंगा, आपको बुरा लगेगा। तो खैर, तो कहने का अर्थ है कि मेटल्स जो है, मेटल्स पे मेरे बेयरिश स्टैंस मेरा तभी होगा जब दो चीजें मुझे नजर आएंगी। पहली ये कि स्केर्सिटी जो है, कमी जो है वो दूर हो रही है, मेटल्स जो है कॉपर और एल्युमिनियम स्केर्स नहीं है। और दूसरा, जब मैं देखूंगा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो गिरने के बदले स्ट्रांग हो रहा है। दोस्तों, होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।